वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन। चलिए आज की ओर हम चल रहे हैं। आपको एसएससी की सभी एग्जाम्स के लिए जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक्स है वो आपका नंबर सिस्टम है। तो आइए चलते हैं नंबर सिस्टम के। हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस क्लास के पढ़ने के बाद आपके नंबर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इस बात का मेरा दावा है। तो अपना जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में बोला जाता है गुरुजी संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम को जो हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। तो जो हमारी संख्या होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? तो जो हमारी संख्या होती है ये अंकों से मिलकर बनी होती है। संख्या जो होती है वो गुरुजी अंकों से मिलकर बनी होती है। अंक का मतलब होता है डिजिट्स, और हमारे पास जो डिजिट्स होती हैं वो होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। हमारे पास सिर्फ इतनी ही डिजिट होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, और इन नंबरों से या अंकों से मिलकर हमारे नंबर क्रिएट होते हैं। ये हो गई संख्या पद्धति की बात। तो गुरुजी संख्या पद्धति को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये हम बात कर रहे हैं कि संख्या पद्धति को 2 भागों में बांटा गया है, और उसका पहला जो भाग है उसे गुरुजी कहा जाता है वास्तविक भाग। वास्तविक भाग, वास्तविक भाग का मतलब होता है इसका रियल पार्ट, इंग्लिश में बोलते हैं रियल पार्ट। दूसरा जो होता है गुरुजी वो होता है इसका काल्पनिक भाग या काल्पनिक संख्या हम कह सकते हैं इसको। आप काल्पनिक भाग कह लो या काल्पनिक संख्या कह लो। चलो यहाँ पर संख्या लिखे हुए हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या को बोला जाता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या है। तो गुरुजी आप हमें बता दीजिए वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। तो जब बात होती है वास्तविक संख्या की तो गुरुजी वे संख्याएं जो नंबर लाइन पर लिखी जा सकती हैं, वे संख्याएं जो नंबर लाइन पर लिखी जा सकती हैं या व्यक्त की जा सकती हैं, लिखी जा सकती हैं, उन्हें गुरुजी हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट की जा सकती हैं वे संख्याएं हमारी रियल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे आपकी बात कर ले माइनस अनंत, -5, -3, -1, 0, 1, 2 डॉट डॉट इनफाइनाइट था। मतलब प्लस की सभी संख्याएं, शून्य और माइनस की सभी संख्याएं ये आपकी गुरुजी आ जाती हैं वास्तविक संख्याओं के समूह में। अब बात कर लेते हैं गुरुजी काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं। तो वे संख्याएं जो नंबर लाइन पर नहीं लिखी जा सकती हैं, जो नंबर लाइन पर नहीं लिखी जा सकती हैं, उन संख्याओं को काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो नंबर लाइन पर नहीं लिखी जा सकती हैं उन संख्याओं को काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे अंडर रूट के भीतर, या दूसरी बात हम ऐसे कह सकते हैं कि वर्गमूल के ऋणात्मक मान को भी काल्पनिक संख्या कहा जाता है। वर्गमूल के अंडर रूट के ऋणात्मक मान, जैसे हमने लिख दिया -1, तो -1 तो वैल्यू आयोटा की हो जाती है। माइनस का तो ये भी आपकी काल्पनिक संख्या है। अंडर रूट -3 ये भी आपकी काल्पनिक संख्या होती है। तो इसका कॉन्सेप्ट अगर मैं बता दूं कि अंडर रूट के भीतर गुरुजी अगर -a लिखा हो, मतलब अंडर रूट के भीतर कोई भी संख्या ऋणात्मक लिखी गई हो तो वो संख्या आपकी कहलाती है काल्पनिक संख्या। तो एक बार रिपीट करते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ाया। चैप्टर है अपना नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिस एग्जाम में ये चैप्टर पूछा नहीं गया, चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, यूपी पुलिस का हो, कोई भी XYZ एसएससी यूपीएससी का जो एग्जाम होता है इस चैप्टर की अपनी एक अलग ही भूमिका अदा रहती है। तो संख्या पद्धति में हमने नंबर सिस्टम में बात की कि जो संख्या होती है वो अंकों से मिलकर बनी होती है। अंक कौन कौन से गुरुजी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9।
इस संख्या पद्धति को हमने दो भागों में डिवाइड किया। नंबर एक रियल नंबर, नंबर दो इमेजिनरी नंबर। जो रियल नंबर होते हैं वे संख्याएं जो नंबर लाइन पर लिखी जा सकती हैं उन संख्याओं को रियल नंबर बोला जाता है। काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं जो नंबर लाइन पर नहीं लिखी जा सकती काल्पनिक संख्या कहलाती हैं, अर्थात वर्गमूल के ऋणात्मक मान को काल्पनिक संख्या कहा जाता है। तो यहाँ पर काल्पनिक संख्या का खेल यहीं पर खत्म हो जाता है। काल्पनिक संख्या का आगे कोई किरदार नहीं होता है। अब आगे अकेला वास्तविक संख्याएं बनेगी और ये वास्तविक संख्याएं दो पार्टों में आगे जाके बढ़ जाएंगी। अब देखते हैं कि वास्तविक संख्या किस प्रकार दो पार्ट। अब देखते हैं कि वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। जो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, तो वास्तविक संख्या की बात होगी गुरुजी, बात होगी रियल नंबर की। तो गुरुजी जो रियल नंबर है, इस रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया है और वो दो भाग कौन कौन से हैं? तो इसके जो दो भाग हैं वो आप देख लीजिए। रियल नंबर के दो भागों में बांटा गया है वास्तविक संख्या को। एक को बोला जाता है इंटीजर, बोले तो पूर्णांक। एक हुआ गुरुजी पूर्णांक, दूसरा हुआ गुरुजी डेसिमल। डेसिमल बोले तो दशमलव। तो गुरुजी दूसरे भाग को बांटा गया है डेसिमल में और डेसिमल को बोला जाता है दशमलव। अब ये जो दशमलव है, पहले हम डेसिमल की बात कर लेते हैं, फिर हम इंटीजर की ओर बाद में चलते हैं। तो डेसिमल के खेल क्या है? दशमलव ये दो प्रकार का होता है। डेसिमल दो प्रकार का होता है। दशमलव जो होगा वो आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हिंदी में बोला जाता है शांत दशमलव प्रसार, इसको हिंदी में बोला जाता है अशांत दशमलव प्रसार। तो बात होगी गुरुजी शांत दशमलव प्रसार की और अशांत दशमलव प्रसार की। तो यहाँ पर गुरुजी जो शांत दशमलव प्रसार होता है वो देखिए किस प्रकार से, जैसे हमने एग्जाम्पल में ले लिया 0.3। तो 0.3 एक अंक के बाद दशमलव का खेल खत्म हुआ, मतलब दशमलव के बाद एक डिजिट है। तो इसको गुरुजी हम ऐसे लिख सकते हैं 3/10। जी भैया जी, जैसे हमारे पास लिखा है 0.25, तो गुरुजी हम इसको तो ऐसे लिख सकते हैं 25/100। तो यहाँ से आ जाएगा 1/4। तो गुरुजी जो शांत डेसिमल है हमारा, तो ये तो 3/10 और 1/4 के रूप में लिखा जा रहा है और ये संख्याएं तो परिमेय संख्याओं की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ये P/Q के रूप में लिखी गई है। तो इनको हम कह सकते हैं कि गुरुजी दी गई संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। तो ये संख्या की बात होगी गुरुजी, ये तो परिमेय संख्याएं बन गई। तो परिमेय संख्याओं की उत्पत्ति यहाँ से हुई है, शांत दशमलव प्रसार से, क्योंकि इनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए इनको कहा गया परिमेय संख्याएं। तो ये है। अब आपकी बात आती है अशांत प्रसार की। तो अशांत प्रसार भी ये दो प्रकार का होता है। अशांत प्रसार होता है दो प्रकार का, एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। एक होता है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है आपका नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो रिपीटिंग डेसिमल को क्या बोला जाता है? हिंदी में बोला जाता है अशांत आवर्ती। हिंदी में इसे बोला जाता है अशांत आवर्ती और इसको गुरुजी बोला जाता है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती। तो बात होगी गुरुजी, इसमें भी दो कंडीशन लगी हुई है। एक होता है आपका अशांत आवर्ती, दूसरा है अशांत अनावर्ती। तो अशांत आवर्ती की कंडीशन क्या होती है? गुरुजी लिखा है रिपीटिंग, मतलब संख्या रिपीट हो रही होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने ले
2 बार ऐसी संख्या इस पर लिखी जाती है। 0.2 बार का मतलब क्या होता है? 0.2222 डॉट डॉट डॉट, मतलब एक ही संख्या का रिपीटिशन बार बार हो रहा है गुरुजी। तो इसको जो हम लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं गुरुजी 2/9। जितनी बार संख्या पर बार लगा हो उतने ही 9 नीचे आ जाते हैं और ऊपर से बार हट जाता है। ये होता है अशांत दशमलव प्रसार का अशांत आवर्ती। अब आता है अगला गुरुजी अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती, तो गुरुजी हम एक बार देख रहे हैं अशांत आवर्ती को, तो इसको भी आपने 2/9 लिख दिया, तो क्या यह भी परिमेय संख्या बन जाएगी? जी भैया जी, ये भी एक परिमेय संख्या बन जाएगी। तो परिमेय संख्या हमारी कहां से बन के आई? परिमेय संख्या बन के आई एक तो शांत दशमलव प्रसार से और दूसरा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार से। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्या की अगर बात करें तो वे संख्याएं जो P/Q के रूप की होती हैं, P/Q के रूप की होती हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0, और इसमें Q का मान जो होता है वो आपका 0 नहीं होता। अशांत अनावर्ती की बात कर लेते हैं। तो गुरुजी अशांत अनावर्ती में क्या होता है? संख्या का रिपीटिशन नहीं हो रहा होता। जैसे हम लिखते हैं 0.3872 इस प्रकार से लिखते हैं, 2 है 4 है इसे लिख दिया, तो संख्या का रिपीटिशन नहीं हो रहा है। जैसे हमने लिख दिया √2, √2 हो गई। √2 का मान क्या होता है? 1.4142 डॉट डॉट डॉट, इसके बाद भी कई अंकों तक जाता है। √3 हो गया आपका, ये सब हो गई। जैसे पाई हो गया, तो गुरुजी ये संख्याएं कहलाती हैं आपकी अपरिमेय संख्याएं। ये बन जाती हैं यहाँ से अपरिमेय संख्याएं। और अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे संख्याएं कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। देख लीजिए, इस प्रकार से हमने वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा। एक हमारा पूर्णांक, दूसरा हुआ डेसिमल। डेसिमल को 2 भागों में बांटा, एक शांत डेसिमल, एक हुआ अशांत। शांत में क्या होता है? जैसे दशमलव का प्रसार है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक या 4 अंक के बाद खत्म हो जाता है, जैसे उसका नाम है शांत हो जाता है। तो दशमलव देखो 1 अंक के बाद शांत हो गया, इसमें 2 अंक के बाद शांत हो गया। ये अशांत है, तो इसमें देखो दशमलव अशांत है, शांत नहीं हो रहा है, काफी अनंत अंकों तक जा रहा है। तो ये इस प्रकार से हुआ। तो शांत संख्याएं जो हमारी होती है शांत दशमलव प्रसार, इससे बेटा हमारा निकल के आती है परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप की होती है और Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब अशांत दशमलव प्रसार की बात करें तो अशांत भी आपका 2 प्रकार का, एक रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। तो रिपीटिंग में क्या होता है? जैसे संख्या के ऊपर बार लगा होता है, 0.2 बार लगा, मतलब 2 का बार बार रिपीटिशन हो रहा है। अशांत अनावर्ती है तो संख्या का रिपीटिशन नहीं होता है, और दशमलव के बाद अनेक अंक आते हैं, किसी भी अंक का रिपीटिशन नहीं हो रहा होता है, उन्हें कहा जाता है अशांत अनावर्ती। ये आपका दशमलव प्रसार का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और अब आगे हम चल रहे हैं अपने पूर्णांक की ओर, कि पूर्णांक कितने प्रकार का होता है, पूर्णांक आगे जाके किन किन भागों में टूटेगा, उसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। अब बात होगी गुरुजी पूर्णांक की। किसकी बात होगी गुरुजी? पूर्णांक की। गुरुजी पूर्णांक को कितने भागों में बांटा गया है? पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। इंटीजर कितने भागों में बटा? ते इंटीजर गुरुजी 2 भागों में जाकर के बटा। इंटीजर जो हुआ आपका, ये आपका जाके 2 भागों में बट गया। और इंटीजर जो 2 भागों में बटा, एक का नाम पड़ा 0 शून्य इंटीजर, और दूसरे का नाम यहां से पड़ गया होल नंबर। होल नंबर बोले तो पूर्ण संख्या है। तो बात होगी गुरुजी पूर्ण संख्या की। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? जैसे आपका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये संख्या जाती है। तो पूर्ण संख्या के परिवार में 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं जो आती हैं, उन संख्याओं को बोला जाता है पूर्ण नंबर। अगर हम इसके परिवार से 0 को हटा दें, 0 को हटा दें तो वो संख्याएं बन जाती हैं गुरुजी नेचुरल नंबर्स। वो संख्याएं आपकी आ जाती हैं नेचुरल नंबर्स में, इनको कहा जाता है प्राकृतिक संख्याएं।
इनको बोला जाता है गुरुजी प्राकृतिक संख्या। और जब बात होती है गुरुजी प्राकृतिक संख्या की, तो प्राकृतिक संख्या के परिवार में आता है 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इस प्रकार से ये प्राकृतिक संख्या का परिवार बढ़ता है। अब प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो आपकी 4 भागों में बढ़ जाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं जो हुई ये यहाँ से 4 भागों में बट गई। 4 भागों में बटने का मतलब गुरुजी पहली संख्या बन गई सम संख्या। पहली संख्या का नाम दिया गया सम संख्या। बोले तो इवन नंबर की बात होगी गुरुजी। इवन नंबर, तो इवन नंबर क्या होती है? वे संख्याएं जो 2 के गुणज होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। और इन संख्याओं को लिखने का सही तरीका होता है 2m के रूप की। तो ये संख्याएं सदैव 2m के रूप की लिखी जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देख लें तो m का वैल्यू अगर रख लें हम 0 1 2 3 4, तो 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 8 10, ये आपकी सम संख्याएं आ जाएंगी। और सम संख्या को सदैव 2m के रूप में लिखा जाता है। दूसरी संख्या की बात होगी गुरुजी, तो दूसरी संख्या में आपकी बात होगी गुरुजी विषम संख्या की। तो विषम संख्या को गुरुजी इंग्लिश में बोला जाता है ऑड नंबर। अब गुरुजी बात हो रही है ऑड नंबर की, तो विषम संख्या की जब बात होती है गुरुजी, तो विषम संख्याओं को जो लिखने का तरीका होता है वो गुरुजी सदैव 2m प्लस माइनस 1 के रूप की लिखी जाती है। तो विषम संख्याएं जो लिखी जाती हैं वो 2m प्लस माइनस 1 के रूप की लिखी जाती हैं। अगर इसका एग्जाम्पल दिया जाए तो एग्जाम्पल के तौर पर आ जाएगा -5, -3, -1 1 3 5। इस प्रकार की संख्याओं को सदैव विषम संख्या कहा जाता है। और विषम संख्या जो होती है बेटा वो सदैव 2m प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिखी जाती है। तो नंबर 1 हुआ सम संख्या, नंबर 2 विषम संख्या। अब नंबर 3 की बात करेंगे तो नंबर 3 में आ जाएगी गुरुजी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या इसी को कहो या इसी को मिश्रित संख्या कहो, इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। बात होगी गुरुजी कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो स्वयं से भी कटे और किसी और से भी कट जाए, दूसरे से भी कट जाए, उन्हें कहा जाता है भाज्य संख्याएं। या इसकी सबसे अच्छी डिफिनेशन ऐसे लिखें, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन संख्याओं को गुरुजी भाज्य संख्या कहते हैं। तो बात हो रही भाज्य संख्या की, तो यहीं पर देख लेते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या तो गुरुजी वो आ जाएगी 4। 4 क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या में हम देख रहे हैं कि क्या होती है, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन संख्याओं को भाज्य संख्या कहा जाता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या गुरुजी 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं कि इसका अगला नंबर जो बनेगा वो गुरुजी बनेगा अभाज्य संख्या। बात होगी गुरुजी अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है गुरुजी प्राइम नंबर। तो बात होगी गुरुजी प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। और उन 2 गुणनखंडों में कंडीशन क्या है? सबसे अच्छी बात है, गुणनखंड में एक गुणनखंड तो 1 होगा और दूसरा गुणनखंड स्वयं वह संख्या होगी। स्वयं वह संख्या होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम जैसे लिख लें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो गुरुजी इसका उत्तर आ जाएगा आपका 2। इसका उत्तर आ जाएगा 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो इसका आंसर यहां से आ जाएगा 2।
तो गुरुजी भाज्य संख्या आपने सबसे छोटी बताई 4, अभाज्य संख्या सबसे छोटी बताई 2, तो गुरुजी 1 कहाँ गया? 1 की जब बात आती है तो इसे आप गोल्डन पॉइंट बना के डाल लीजिएगा कि जब बात 1 की आती है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 1 क्या है। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 1 क्या है। तो 1 लिखेंगे, 1 ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। जब बात गुरुजी 1 की आती है तो 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो ये रहा आपके नंबर सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट, जहां से हमने आपको 0 से लेकर और अपर लेवल तक की सारी कंडीशन बता दी कि कौन कौन सी संख्याएं कैसी कैसी होती हैं और किस प्रकार से डिटरमाइंड की जाती हैं। इन संख्याओं को हमने इस प्रकार से बता दिया। अब एक चलते हैं, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और है, वो देखते हैं उसे किस प्रकार से करते हैं। अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। इन्हीं के संख्यान में एक संख्याएं आ जाती हैं, उन्हें कहा जाता है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याओं को कहा जाता है इंग्लिश में को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स। तो सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? संख्याओं का एक ऐसा युग्म, संख्याओं का एक ऐसा युग्म जिसका एचसीएफ 1 हो। सह अभाज्य संख्याएं होती हैं संख्याओं का एक ऐसा युग्म जिसका गुरुजी एचसीएफ 1 होना चाहिए, वो कहलाती है आपकी सह अभाज्य संख्याएं। तो जिनका एचसीएफ 1 होता है वो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आप देख लीजिए कौन कौन सी है। तो हम लिखेंगे जैसे 2,3, 2 और 3 का एचसीएफ 1 आएगा। 5,4 इनका भी एचसीएफ 1 आएगा। 9,11 इनका भी एचसीएफ 1 आएगा। तो इस प्रकार से इन संख्याएं जो होती हैं, इन संख्याओं को बेटा सह अभाज्य संख्याएं कही जाती हैं, क्योंकि इनका जो एचसीएफ होता है वो सदैव 1 होता है। तो ऐसी संख्याओं को सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। अब अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। तो इसे गोल्डन पॉइंट मान के डाल दीजिएगा, गोल्डन पॉइंट। गोल्डन पॉइंट में इसमें क्या लिखना है? यदि गुरुजी सम संख्या में सम संख्या जोड़ी या घटाई जाए, सम संख्या में कोई सम संख्या जोड़ी या घटाई जाए तो उत्तर जो आएगा वो सदैव सम संख्या ही आएगी। अगर गुरुजी कोई विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ी या घटाई जाए, विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ दी जाए या विषम संख्या घटा दी जाए तो उत्तर जो आएगा वो सदैव विषम संख्या ही आने वाला है। सॉरी, वो उत्तर भी सम संख्या ही आएगा। यदि विषम संख्या में विषम संख्या को जोड़ दिया जाए, मान लो एक विषम है 3, 1 है 5, 5 3 जोड़ेंगे 8 आएगा भैया जी, सीधी सी बात है, सम आने वाला है। तो सम में सम को जोड़े या घटाएं सम आएगा, विषम में विषम को जोड़े या घटाएं सम आएगा। अगर हम सम में विषम को जोड़ दें या घटा दें सम के साथ, या विषम के साथ सम को जोड़ या घटा देते हैं तो हमारे उत्तर में हल्का सा चेंजमेंट आ जाता है और उत्तर जो हमारा आता है वो सदैव विषम आता है। तो सम में सम को जोड़ेंगे या घटाएंगे उत्तर सम आएगा, विषम में विषम को जोड़ेंगे या घटाएंगे तब भी उत्तर हमारा सम आने वाला है। और अगर सम में विषम को जोड़ दिया या घटा दिया तो उत्तर हमारा जो है वो आपका विषम आने वाला है। अब अगर मल्टीपल की बात कर लें कि ऑड का अगर विषम संख्या का गुणा विषम संख्या के साथ कर दिया जाए, सपोज करिए कि हमने विषम संख्या का मल्टीपल विषम संख्या के साथ कर दिया, जैसे हमने 3 का गुणा 5 से कर दिया तो 15 आ गया। तो सीधी सी बात है, विषम का मल्टीपल अगर विषम के साथ होगा तो आंसर जो है गुरुजी वो सदैव विषम आने वाला है। इस तरीके से आपका अगर विषम का मल्टीप्लाई विषम के साथ होगा तो विषम उत्तर आएगा। अगर विषम का मल्टीप्लाई सम के साथ होगा, विषम का मल्टीप्लाई सम के साथ हो गया तो आंसर जो आएगा हमारा सम आएगा। तो विषम को इंग्लिश में ऑड बोलते हैं, सम को इंग्लिश में इवन बोलते हैं।
तो इस प्रकार से आपके काफ़ी हद तक हमने कॉन्सेप्ट को कवर करने की कोशिश की है और यहाँ तक हम आज की क्लास को रखते हैं और इसके आगे की क्लास को और आगे के क्वेश्चन लेके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी सरकारी नौकरी की और आपको गणित विषय से डर लगता है, अब आपने छोटे भाई पर विश्वास रखिए कि मैं आपको गणित पढ़ाऊंगा। जो आप मुझे मानते हो, अपना छोटा भाई बड़ा भाई जो भी मानते हो, मैं आपको कंप्लीट अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा और इसी अंदाज इसी लय के साथ एक भी सवाल आपको दिक्कत करने वाला नहीं है। और किसी भी सवाल में अगर आपको दिक्कत हो, कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो, आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और हम उसका सलूशन दोबारा प्रोवाइड कराएंगे आपको। जय हिंद दोस्तों।